और काम और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। बस 1 से 2 मिनट और ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरसलान आपने ज्वाइन कर लिया बेटे? अरसलान, सीआर, सीआर या जीआर में से किसी ने भी ज्वाइन किया है अभी तक के नहीं? नो सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा बच्चे ये बताओ मुझे कि आपकी कोई डेट शीट शेड्यूल हुई है या अभी पेंडिंग है? सर अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। 6 तक तो मेरा ख्याल क्लासेस हैं आपकी। जी और सर, इस वीक नहीं। जी बिल्कुल, ये लास्ट वीक है आपका क्लासेस का। सर और उसके बाद हमारा कितना सिलेबस है? हाँ जी बेटे। सर हमारा कितना सिलेबस रहता है? बेटे, जब तक यूनिवर्सिटी ने ये नहीं ना कहना कि आज आखिरी दिन है, तब तक हमने पढ़ते रहना, चाहे सिलेबस खत्म भी हो जाए। सर सिलेबस तो भी बहुत यूनिवर्सिटी पड़ा ने है। तो 6 तक कहा है, हाँ मतलब ये बेटे, लास्ट वीक है। जी बेटे, जी बिल्कुल ऐसे ही है। 6 तक ही टाइम है आपके पास, और उसके बाद 1 वीक आपको जो है ना वो प्रिपरेशन का दिया जाएगा। जिनके प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल करेंगे, और जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं है वो असाइनमेंट वगैरह करेंगे बेटे। जैसे केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, ये जो जिनका लैब वर्क है वो अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उन दिनों में, और आप लोगों को एक एक असाइनमेंट दे दी जाएगी। वो आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे उस दौरान में। बस 3 लेक्चर ये हैं, और 2 लेक्चर और होंगे। 5 लेक्चर होंगे इस वीक में। उसमें जो बेटे 3 लेक्चर होंगे वो मैं आपको रिकॉर्ड करके सेंड करूंगा। उसका सॉल्यूशंस उसमें प्रोवाइड करूंगा बेटे, उनको चीज़ों को आप साथ देख लीजिएगा। और बाकी सिलेबस आपने मिड में जो पढ़ा हुआ है वो आपने तैयार करने हैं। बस यही, आपने जितना आपने पढ़ा होगा उसी में से ही आपका पेपर होना है ना बेटे। सर मिड भी इंक्लूड होगा? जी बेटे, बिल्कुल इंक्लूड होगा, बिल्कुल उसमें शामिल होगा बेटे।
सर प्लीज मिड में से कम कर दें थोड़ा। चले वो यस लास्ट सर। पे देख, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेटे, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये डिपेंड करता होता है बेटे कोर्स के ऊपर, आपने कितना कोर्स पढ़ा है और ड्यूरेशन आपको कितना मिला है, टाइम कितना मिला है, ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता होता है। कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है कि आपने कितने नंबर का मिड, ये सिर्फ ओनली इतना जो है वो स्पेसिफिकेशन है कि जो है फाइनल आपका 50% होता है, 30% आपका मिड होता है और 20% जो है वो आपके सेशनल मार्क्स होते हैं बेटे। और पेपर में कहाँ से आपने चीज़ें उठानी है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये किसी जगह पे भी डिपेंड नहीं करता बेटे। ओके सर ओके। हाँ जी। वो सिर्फ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपने मिड के मार्क्स कितने नंबर रखने हैं, फाइनल के मार्क्स कितने नंबर रखने हैं। ओके सर। जस्ट 1 मिनट बेटे, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी ओके, सर। चले हम कंटिन्यू करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है रीजन्स in the complex plane. In this section, we are concerned with sets of complex numbers, are points in the z plane and their closeness. मेन पॉइंट इसका ये कि उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, उनकी जो क्लोजनेस है, वो हम इसमें ज़्यादातर डील करेंगे, उसके लिहाज से ही हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आवर बेसिक टूल जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड या एप्सिलॉन नेबरहुड भी इसको बेटे बोलते हैं हम। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है वो है z माइनस जेड नॉट का जो मॉड है ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। एक्चुअल में ये है क्या चीज, ये एक बाउंडेड रीजन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये फिगर 15 जो है, इसमें ये आपके पास एक z नॉट जो है वो सेंटर है और z जो है वो आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। आपने क्या करना है कि z से z नॉट तक जो है उनका मॉड लेना है और ये मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यानी वो तमाम z आप इसमें कंसिडर करेंगे जिनका डिस्टेंस जो है आपस में वो एक स्पेसिफिक नंबर से लेस होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। जी बेटे, तो z नॉट आपने फिक्स कर लेना है सेंटर पे और वो तमाम z जिनका डिस्टेंस जो है वो इस स्पेसिफिक नंबर एप्सिलॉन से लेस होगा, वो तमाम जो नंबर्स z होंगे उनको आप एक सेट में इकट्ठा कर ले, उसमें z1 z2 z3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये जितने भी वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे इनका एक स्पेसिफिक रीजन बनेगा, वो स्पेसिफिक रीजन जो होगा वो नेबरहुड कहलाएगा उस सेट S का। जी नेक्स्ट देखिएगा। तो मैथमेटिकली भी यही डिफाइन किया गया है कि वो तमाम z जिनका z नॉट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन इस पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से है,
वो तमाम जिस रीजन को बनाएंगे वही आपका एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा। It consists of all points z lying inside but not on a circle। वो जो डिस्टेंस जो आप एक स्पेसिफिक रेडियस कंफर्म कर लेंगे पहले, एप्सिलॉन जिसका नाम हमने रखना है, उस एप्सिलॉन रेडियस का आप कोई भी एक सर्कल लगा ले। उस सर्कल के अंदर जितने भी z आएंगे उन तमाम का जो डिस्टेंस होगा z नॉट से वो डेफिनेटली इस एप्सिलॉन से कम ही होगा। तो आपने वही कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो कंसिडर करने हैं जो इस रीजन के अंदर होंगे, जो इस सर्कल के अंदर होंगे, ना कि इसकी बाउंड्री के ऊपर हो। उसकी रीजन ये है कि बाउंड्री शामिल ही उस वक्त होनी है जब लेस देन के साथ यहाँ पे इक्वल टू की साइन आती। जब इक्वल टू की साइन आएगी तो फिर ये जो मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी, ये जो सर्कुलर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, फिर ही वो इस डिस्क या इस बॉल के अंदर शामिल होगी। A point z naught is said to be an interior point। अब हम इंटीरियर पॉइंट की तरफ जाने लगे। तो व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट? कोई भी z नॉट जो है वो उस वक्त इंटीरियर पॉइंट होगा किसी भी स्पेसिफिक सेट S का whenever there is some neighborhood of z naught that contains only points of S। यानी कोई भी z नॉट जो है ये उस वक्त सेट S का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा जब आपको इस z नॉट के इर्द गिर्द जो है वो एक नेबरहुड मिल जाए। और वो नेबरहुड किस तरह से होना चाहिए? जिसमें कंटेन करें सिर्फ इस S के पॉइंट, S के अलावा और किसी सेट के पॉइंट उसमें शामिल ना हो। लेट्स सपोज आप यूं कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये सेट S है और ये जो Z पॉइंट है ये आप कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लें। Z नॉट जो है जिसके गिर्द आपने, जिसको आपने चेक करना था कि ये इंटीरियर पॉइंट बनता है कि नहीं बनता, आपने Z नॉट एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, उसके गिर्द पॉइंट Z के लिहाज से आप एक सर्कल ड्रा कर लें। तो ये जो नया सर्कल बनेगा इस सर्कल में वही पॉइंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट S के पॉइंट्स हैं। दोबारा से इसको जरा देखिएगा। मेरे कहने का मकसद है कि सपोज कर लें कि ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट S को। ये जो सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री जो है ये किसी सेट S को रिप्रेजेंट कर रही है। डेफिनेटली ये पॉइंट Z नॉट जो है ये भी S के अंदर है। तो हमने इस Z नॉट को चेक करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि क्या ये सेट S का जो है वो इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है, या इस पे शामिल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके गिर्द एक बॉल बनाएंगे। उसका रेडियस आप सेट S की जो रेडियस है उससे आप लेस लेंगे। लेट्स सपोज जैसे ये ब्राउन लाइन मैंने मार्क की है। अब ये जो ब्राउन सर्कल है ये इस रेड सर्कल के अंदर ही लाई करता है। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म होगी कि ब्राउन सर्कल के अंदर वो तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं, वो जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे सेट S के ही पॉइंट्स हैं असल में। और सेकंड चीज ये कि ये जो फिक्स पॉइंट आपने Z नॉट लिया था ये इसके गिर्द आपने एक ओपन बॉल बनाई है या ओपन डिस्क बनाई है। तो अगर किसी पॉइंट के गिर्द आपको एक ऐसा सर्कल मिल जाए, एक ऐसा रीजन मिल जाए जिसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इसी सेट S के ही पॉइंट्स हैं, तो इट मीन्स ये आपको एक नेबरहुड मिल गया। अगर किसी भी सेट के अंदर किसी पॉइंट के आपने चेक करना है कि वो इंटीरियर है कि नहीं है, अगर आपको उस पॉइंट के गिर्द एक नेबरहुड मिल जाए तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि ये उस सर्कल का या उस रीजन का या उस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए सिर्फ आपको उस पॉइंट के गिर्द एक नेबरहुड मिलना चाहिए। नेबरहुड क्या होता है? एक रीजन होता है। तो जस्ट आपको वो रीजन आपने जो है वो कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। अगर आपको वो मिल जाता है ऐसा रीजन जो उस सेट के अंदर ही बिलोंग करता हो, उसमें तमाम एलिमेंट जो है वो उसी सेट में से आने चाहिए, तो अगर आपको ऐसा रीजन मिल जाता है तो देन इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सटीरियर पॉइंट, सेकंड वन है दैट it is called an exterior point of S when there exists a neighborhood
जब आपके पास एक नेबरहुड हो ऑफ इट कंटेनिंग नो पॉइंट्स ऑफ एस। हाँ जी, इसको जरा दोबारा से देखिएगा। ए पॉइंट जेड नॉट, जी, a point z naught is said to be interior point of a set S whenever there is some neighborhood of z naught that contains only points of S. It is called an exterior point of set S when there exists a neighborhood of it contain no points of S। यानी ऐसा नेबरहुड हो जिसमें S के पॉइंट्स ही ना हो। जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास सेट S जो है वो यहाँ पे पड़ा है, आप एक पॉइंट उठा लेते हैं इधर से और उस पॉइंट के गिर्द आप नेबरहुड जनरेट करते हैं, एक रीजन क्रिएट करते हैं जिसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है। अब इस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट जो है वो एस को बिलोंग नहीं करता, यानी ये बिल्कुल उससे डिसजॉइंट है। तो ये पॉइंट जो होगा इसका नाम अगर आप Z1 रखते हैं तो ये Z1 पॉइंट जो होगा ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर में सिर्फ इतना फर्क है, इंटीरियर पॉइंट को चेक करने के लिए भी आपने नेबरहुड को जनरेट करना है, एक्सटीरियर पॉइंट को भी चेक करने के लिए आप नेबरहुड ही बनाएंगे। लेकिन फर्क दोनों में ये होगा कि जब इंटीरियर पॉइंट होगा तब तमाम पॉइंट्स जो उस नेबरहुड में आएंगे वो सेट एस के ही होंगे। लेकिन जब आप एक्सटीरियर पॉइंट को चेक कर रहे होंगे तो तब भी आपके पास एक नेबरहुड तो होगा, लेकिन उस नेबरहुड में जो पॉइंट्स आएंगे उनमें से कोई पॉइंट भी सेट एस का पॉइंट नहीं होगा। नंबर 3 पे है व्हाट इज बाउंड्री पॉइंट। ए बाउंड्री पॉइंट इज देयरफॉर ए पॉइंट all of whose neighborhoods contain at least one point in S and at least one point not in S। इससे पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इफ Z नॉट इज नाइदर ऑफ दीज, यानी ना वो इंटीरियर हो ना वो एक्सटीरियर हो, इट इज कॉल्ड ए बाउंड्री पॉइंट। यानी इंटीरियर का मतलब इस सर्कल के जो अंदर पॉइंट्स हैं वो तमाम पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और इसकी जो बाउंड्री है उससे बाहर वाले पॉइंट जो हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स जो ना तो इस सर्कल के अंदर लाई करते हो ना बाहर लाई करते हो बल्कि ऑन द सर्कल हो, जैसे ये बाउंड्री है, वो इसके बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे। अब जो सेकंड डेफिनेशन उसने डिफाइन की है, सेकंड मेथड के साथ उसने ये डिफाइन किया है कि अगर ए बाउंड्री पॉइंट वो होंगे कौन से जी, हुज नेबरहुड्स, जिनके तमाम नेबरहुड जो है वो कंटेन करेंगे एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस, कम से कम एक पॉइंट एस का, एंड एटलीस्ट वन पॉइंट नॉट इन एस। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास यही पॉइंट जो है मैं मार्क कर लेता हूं, ये सर्कल है, ये इसका बाउंड्री पॉइंट हमने एक मार्क कर लिया, इसका नाम रख लिया P1। अब इसके गिर्द अगर आप एक नेबरहुड जनरेट करेंगे तो इस नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं कि वो जो बड़ा सर्कल था उसमें से आगे हैं, और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उस सर्कल के बाहर वाले पोर्शन से आगे हैं नेबरहुड के अंदर। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट है उसका जब आप नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें दोनों ही टाइप्स के पॉइंट्स आ जाएंगे, कुछ सेट एस के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे और कुछ सेट एस के एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो ये तीन मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें थी जिनको हमने डिफाइन करना था। सबसे पहले था इसमें इंटीरियर पॉइंट, उसके बाद था आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट, एंड देन था बाउंड्री पॉइंट। जी, नेक्स्ट है द सर्कल Z mod is equal to 1 for instance is the boundary of each of the sets। ये जो नीचे दो सेट दिए हुए, नंबर 1 सेट है Z mod लेस देन 1 एंड नंबर 2 पे है Z mod लेस देन इक्वल टू 1।
तो जो z mod इक्वल टू 1 है, ये इस फर्स्ट सेट का भी बाउंड्री पॉइंट है और इस सेकंड सेट के भी जो है वो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है या कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि z mod इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो है z mod इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, ये जिन पॉइंट से मिलके बनी है वो बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे इस सर्कल के। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इक्वेशन यही लिखेंगे, z mod इज इक्वल टू 1। अब z mod लेस देन 1 का मतलब है कि इस बाउंड्री के अंदर वाले तमाम पॉइंट्स जो हैं, यानी z mod लेस देन 1। एंड नंबर 2 जो है z mod लेस देन 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये जो ग्रीन पोर्शन है वो भी और जो रेड वाली लाइन बाउंड्री लाइन है वो भी इसमें शामिल है। तो ये दोनों सेट्स जो हैं, ये फर्स्ट सेट जो इसकी बाउंड्री भी यही रेड लाइन है और ये जो सेकंड सेट है इसकी बाउंड्री भी यही रेड लाइन है। नेक्स्ट बेटे है ओपन सेट एंड क्लोज सेट। ओपन सेट में जस्ट ये है कि उसमें आप इस एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो तमाम सेट्स जिनमें बाउंड्री शामिल नहीं होती, जिनमें बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होते, उनको आप ओपन सेट्स कहते हैं। अगर आप इसमें देखें बेटे, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल आपको नजर आ रही है ये ओपन सेट की एग्जांपल है क्योंकि इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है। और जो सेकंड आपको नजर आ रही है इसको आप क्लोज सेट कह सकते हैं, क्लियर भी कहा जा सकता है इसको। इसकी अब प्रॉपरली एग्जांपल जो है वो डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। जी A set is open if it contains none of its boundary points। अगर उसमें कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो वो सेट आपका ओपन सेट कहलाएगा। एंड ए सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। अगर उसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स उसमें शामिल हैं तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। एंड द क्लियर ऑफ ए सेट S is the closed set consisting of all points in S together with the boundary point of S। तो क्लियर का मतलब है कि उसमें तमाम उसके बाउंड्री पॉइंट्स शामिल हैं और जो तमाम उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो भी उसमें शामिल हैं। नोट दैट द फर्स्ट ऑफ द सेट्स 3, वही जो अभी हम एग्जांपल डिस्कस करके आ रहे हैं, इसको जो है वो सेट 3 का नाम दे रहा है। इसमें जो फर्स्ट सेट है ये ओपन सेट है और जो सेकंड वन है वो आपका क्लियर है क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 का मतलब उसकी बाउंड्री है और लेस देन 1 का मतलब उसके तमाम जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो दोनों चीजें उसमें शामिल है। इट मींस ये उसका क्लियर होगा। सम सेट्स आर ऑफ कोर्स नाइदर ओपन नॉर क्लोज। कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जो ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। इससे पहले एक चीज और, जो डेफिनेशन शायद हम छोड़ गए हैं उसको हमने साथ कंटिन्यू करना है। ये when the value of epsilon is understood or is immaterial in the discussion, the set 1 is often referred to as just a neighborhood। हम इसको सिंपल नेबरहुड भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने एप्सिलॉन नेबरहुड भी कहना है। जो चीज हम स्टडी करना चाहते थे वो ये है कि इट इज कन्वीनियंट टू स्पीक ऑफ ए डिलीटेड नेबरहुड और पंक्चर्ड डिस्क। अगर आपको डिलीटेड नेबरहुड या पंक्चर्ड का नाम नजर आए तो इसका तो एप्सिलॉन से ही है, इसकी बाउंड्री तो वही है जो ऑलरेडी पहले हम मेंशन कर चुके थे। लेकिन इस दफा ये ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 पॉइंट जो इसका सेंटर पॉइंट है वो हमने निकाल दी है। तो अगर आप सेंटर को निकाल देंगे तो इसका मतलब ये जो डिस्क है इसको हम जो है वो पंक्चर डिस्क का नाम दे सकते हैं या डिलीटेड नेबरहुड भी कह सकते हैं। ओके, अब ये एक ऐसा सेट है जिसमें से इसके कुछ पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं। जैसे z0 पॉइंट इसमें कंसीडर नहीं किया गया तो इसका मतलब हुआ ये ना तो ओपन सेट है और ना ही फिर ये
क्लोज सेट है, क्योंकि ओपन सेट के लिए हमें पता है कि उसमें बाउंड्री शामिल नहीं होती, लेकिन इसमें बाउंड्री भी शामिल है। और अगर आप बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ इस केस की, ये वाला जो केस है z mod लेस देन इक्वल टू 1, इसमें अगर आप देखें तो इसमें बाउंड्री भी शामिल है। अगर हम इसको पंक्चर कर दें, उसी तरह इसका सेंटर पॉइंट निकाल दें, तो फिर इसमें से एक ऐसा इंटीरियर पॉइंट होगा जो इसमें शामिल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, ओपन सेट के लिए उसके तमाम इंटीरियर पॉइंट उसमें होने चाहिए। तो जब आप एक पॉइंट निकाल देंगे, वो आपका ओपन पॉइंट नहीं रहेगा। और जो क्लोज सेट है, उसमें इंटीरियर पॉइंट भी होने चाहिए और बाउंड्री भी होनी चाहिए। तो बाउंड्री आप चाहे सारी की सारी शामिल कर लें, जब आपने उसका सेंटर पॉइंट निकाल देना है, तो वो भी पंक्चर डिस्क जो है वो भी क्लोज नहीं रहेगी। तो यही इस चीज की एग्जांपल है कि फॉर ए सेट टू बी नॉट ओपन देयर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि फॉर ए सेट टू बी नॉट ओपन, कोई ऐसा सेट जो ओपन नहीं है, देयर मस्ट बी ए बाउंड्री पॉइंट, तो फिर यकीनन उसमें बाउंड्री पॉइंट आ चुके होंगे, क्योंकि ओपन सेट के लिए हम सबसे पहली बात ये लगाते हैं कि उसमें जो है बाउंड्री पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो नॉट ओपन सेट होगा ही फिर वो जिस चीज ने उसको ओपन से नॉट ओपन में कन्वर्ट किया है, वो बाउंड्री पॉइंट्स हैं जो उसमें शामिल है। एंड इफ ए सेट इज नॉट क्लोज्ड, अब क्लोज सेट का हमें पता है कि उसमें सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स भी होते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो उसमें से कोई बाउंड्री पॉइंट मिस हो जाए, फिर भी वो क्लोज नहीं रहेगा, या फिर उसमें से कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट आप मिस कर दें, फिर भी वो क्लोज नहीं रहेगा। देन देयर एग्जिस्ट बाउंड्री पॉइंट नॉट कंटेन्ड इन ए सेट, डेफिनेटली अगर उसमें कोई ऐसा बाउंड्री पॉइंट है जो उस सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं कह सकते कि वो क्लोज है, फिर वो नॉट क्लोज हो जाएगा। ऑब्जर्व दैट द पंक्चर डिस्क, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, Z आगे तो वो कभी भी ओपन नहीं हो सकता। फिर उसको क्लोज सेट के बारे में चेक करने जाते हैं। अगर क्लोज सेट की बात करते हैं, तो इसमें से ये 0 पॉइंट जो है, जो सेंटर पॉइंट है, वो आपने निकाल दी है। तो कोई भी चीज, कोई भी सेट उस वक्त तक क्लोज नहीं हो सकता जब तक उसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स और तमाम उसके जो है वो इंटीरियर पॉइंट उसमें ना हो। तो चूंकि इसका आपने एक इंटीरियर पॉइंट ही निकाल दी है, तो फिर ये क्लोज भी नहीं होगा। The set of all complex number is on the other hand both open and close। जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, ओपन भी है और क्लोज भी है। इट हैज नो बाउंड्री पॉइंट्स, क्योंकि उसके बाउंड्री पॉइंट्स है ही नहीं है, अगर होते तो वो उसमें जरूर शामिल होते। An open set S is connected if each pair of points Z1 and Z2 in it can be joined by a polygonal line। अगर कोई भी सेट है, उसके अंदर आप कोई से दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स जो है, पेयर ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर आप उन दोनों पॉइंट्स को पॉलीगोनल लाइंस के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो आपने फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है वो यूज करने हैं एंड टू एंड। जिस तरह से ये आपके पास Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट्स हैं, आपने इसमें दो लाइन सेगमेंट जो है यूज किए, तो आप कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को यूज करते हुए पॉलीगोनल लाइंस ड्रा कर लें, और वो तमाम लाइंस जो हैं वो आपके उस रीजन के अंदर आए, तो देन आप उसको कनेक्टेड बोलेंगे। यानी वो जिस सेट में वो दो पॉइंट्स थे Z1 और Z2, इंटायरली वो पॉलीगोनल लाइंस भी उन्हीं में लाई करनी चाहिए। दी ओपन सेट Z mod लेस देन इक्वल टू 1 इज कनेक्टेड। तो ये जो Z mod लेस देन इक्वल टू 1, ये एक ओपन सेट है जिसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, तो ये कनेक्टेड है। आप इसमें से कोई से दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेके उसको आपस में मिला सकते हैं। The annulus Z mod less than 2 and greater than 1। अगर आप एनुलस की बात करें, तो एनुलस का मतलब होता है कि जिसमें इनर साइड पे भी आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है और आउटर साइड पे भी आपने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई हुई है। तो जो दरमियानी रीजन है उसको हम एनुलस रीजन बोलते हैं। तो वो भी कनेक्टेड रीजन है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि सपोज करें जो इनर सर्कल है, यहाँ पे इस इनर सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है, और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस जो है वो 2 है। तो ये जो इनके दरमियान में जो पोर्शन है, ये वाला,
ये जो दरमियान में पोर्शन है ये आपका एनुलस कहलाता है। तो इसी दरमियानी पोर्शन में आपने दो पॉइंट्स लिए हैं, Z1 और दूसरा पॉइंट Z2, और इन दोनों को आपने पॉलीगोनल लाइंस के साथ जो है मिला दिया है, और ये दोनों लाइंस इंटायरली इसी रीजन के अंदर ही लाई कर रही हैं, इसलिए ये कनेक्टेड है। Note that any neighborhood is a domain together with some known और all of its boundary points is referred to as a region। हम उसको simply region बोलते हैं। A set S is bounded if every point of S lies inside some circle, जैसे कि आप Z mod is equal to simple capital R ले ले, अदरवाइज इट इज अनबाउंडेड। अगर आपको उसका कोई भी फाइनाइट रेडियस नहीं मिलता, फाइनाइट रेडियस का सर्कल नहीं बनता वहां पे, तो वो अनबाउंडेड होगा। बोथ ऑफ द सेट्स 3 आर बाउंडेड रीजन्स एंड द हाफ प्लेन रियल ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अनबाउंडेड। चूंकि जो दोनों एग्जांपल 3 में हमने सेट्स लिए थे वो एक स्पेसिफिक रेडियस के थे, जिनका रेडियस जो है वो आपने 1 लिया हुआ था। तो अगर आप उसमें कोई भी फाइनाइट रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हैं मैक्सिमम जो है, तो इट मींस वो बाउंडेड सेट है। लेकिन अगर आप जेड प्लेन की बात कर लें या हाफ जेड रियल जेड प्लेन की बात कर लें, तो उसमें वो राइट साइड को जितना भी पोर्शन आप बढ़ाते जाएंगे वो इन्फिनिट तक चलता जाएगा और उसकी कोई भी अपर लिमिट आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप सिंपली अगर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से हटकर भी आप सिंपली बात करें, तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आप एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं तो वो प्लेन भी जो है वो भी अनबाउंडेड ही होगी, क्योंकि आपको उसका वहां से कोई भी फाइनाइट जो है वो पोर्शन नहीं मिलेगा। जैसे देखना, अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आप इसमें से कोई भी एक प्लेन जो है, हाफ प्लेन भी ले सकते हैं अगर आपने हाफ प्लेन लेनी है, या इसका कोई भी एक क्वाड्रेंट की भी बात कर लें अगर आप इसको मोर स्पेसिफिक फॉर्म में डिस्कस करना चाहते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये भी अनबाउंडेड है, क्योंकि इसमें जो इसकी ये लिमिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं। हम मतलब उसको जो है वो टोटली फाइनाइट फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हॉरिजेंटली कहाँ तक मूव कर रहे हैं, इन्फिनिट तक कर रहे हैं। कोई हमारे पास फाइनाइट सर्कल का रेडियस का हम सर्कल इस पे नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए ये जो है वो अनबाउंडेड है। ये कुछ एक बेसिक बेटे डेफिनेशन थी जिनको आज हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, और उसके बाद आपने कल ये करना है कि एक तो इस एक्सरसाइज को रीड कीजिएगा, जस्ट इसमें कुछ चीज़ें जो साथ साथ हमने पढ़ी हैं डेफिनेशन उनको अप्लाई कीजिएगा, और जहाँ तक आपसे हो सके इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। दूसरा ये है कि ये जो सेकंड चैप्टर का स्टार्ट है, सेकंड चैप्टर जो है वो आपने उसका स्टार्ट देखना है। ये एनालिटिक फंक्शन जो है, इसको इसका ये पैराग्राफ जो है और ये जो पहली एक दो एग्जांपल्स है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इंशाल्लाह कल इनको हम सॉल्व भी करेंगे, आप इनको एक दफ़ा जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इनके, और कुछ आगे जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको भी हम यूज़ करेंगे। तो आज जस्ट हमने सबसे पहले नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, आफ्टर देन डिलीटेड नेबरहुड जो है उसके बारे में पढ़ा था। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स किसे बोलते हैं, ये चंद चीज़ें हमने आज डिस्कस की थी। जी बेटे, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में कोई चीज़ पूछनी हो? एनीवन? सर लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 1.3, जी बेटे वो भी बिल्कुल। इनकम्प्लीट है। जी बेटे, वो जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे आपने सिर्फ अभी उनको वहीं तक ही बाउंड करना है। अभी हमने आगे मैंने बताया है कि एक असाइनमेंट करनी है, और अभी हमने 4 लेक्चर और करने हैं। वो उनको मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि दरमियान में एक तो स्टार्ट पे हमारे 10 से 12 लेक्चर मिस हो गए थे, और सेकेंडली ये हुआ था कि दरमियान में से मैं अपने कुछ काम में बिजी था, उस वजह से भी हम प्रॉपरली टाइम नहीं बेटे दे पाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना था, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको स्टॉप करके इधर हमने स्टार्ट किया है बेटे।
और कोई चीज़ बेटे? और उसके बारे में आप बिल्कुल भी वरी ना हो बेटे, जो चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जाएंगी और फिर उनके बारे में बताया जाएगा, उन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा। आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं है वो पेपर में आ जाएंगी। आपको पहले सारा कोर्स उसका बताऊंगा, सारा प्रोसेस उसका पैटर्न बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर बेटे आपका वो पेपर होगा। आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें वही सारा काम है जो हम मिड से पहले और अब तक कर चुके हैं। तो उसको दोबारा जो है सब लोग एक दफ़ा अच्छी तरह गौर से पढ़ लें बेटे, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है वो। बाकी जो चीज़ें हम इन 5-6 दिनों में करेंगे इंशाल्लाह वो साथ मिलाएंगे। सर फर्स्ट चैप्टर इस बुक का कि या फिर मैथमेटिकल मेथड का? जी बेटे इस बुक का जो मैंने आपको आज से तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता पहले मैंने जब बुक सेंड की थी, तो मैंने साथ आपको लिख के भेजा था कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट वही बातें हैं जो हम कॉम्प्लेक्स का जो है मैथमेटिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें जो कुछ हमने किया है वही सारी चीज़ें हैं। जो है इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ वो प्रॉपर्टीज थी, मॉडुलस कैसे अप्लाई करते हैं, बार कैसे अप्लाई करते हैं, वही सारी चीज़ें बेटे उनको अच्छी तरह आपने रीड कर लेना है। जस्ट ये है कि इसमें डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा दी गई होगी, कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा होंगे, कुछ चीज़ें इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। बाकी वही जो मेन थीम है बेटे वो वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कोई चीज़ बेटे? और दूसरा ये है कि आप लोगों ने वो फॉर्म सबमिट करवा दिया हुआ है? सबका प्लान जो है वो ऑनलाइन पेपर का है या किसी का फिजिकल का भी है? सर ऑनलाइन ही है सर सबका। ऑनलाइन। नहीं सर, पूरी सबका? क्लास ऑनलाइन ही है। अच्छा, वेरी गुड यस सर। गुड गुड। मतलब कि यानी कि वो इस दफा 11 प्लेयर नहीं खेलेंगे क्रिकेट की टीम में, 12 खेलेंगे। आप लोगों ने भी सोचा हो रहा है ना कि आखिरी मौका है तो क्यों हाथ से जाने दें। चलें ठीक है बच्चों, जी खुश जी। रहो, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज।